नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पीएम केयर फंड्स को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद क्यों हुआ है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है और इस विवाद के पीछे की क्या कहानी है और किस आधार पर सरकार को घेरा जा रहा है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस विवाद के बारे में बता देते हैं। दरअसल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक फंड के पास कुल 8,452 करोड़ का बैंक बैलेंस कॉप्स था। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2024 से 25 में इसमें से केवल 87.85 लाख खर्च किए गए, जो कि उपलब्ध कुल राशि का लगभग 0.01% ही है। इसके अलावा अगर वित्त वर्ष 2024 से 25 में घरेलू चंदे में 30% की गिरावट आई और यह 479 करोड़ रहा, जबकि विदेशी योगदान घटकर 92.8 लाख रह गया। हालांकि ब्याज और पुराने बैलेंस के कारण फंड की कुल राशि बढ़कर 8,452 करोड़ हो गई, जिसमें से करीब 7,846 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा है। सवाल यह उठाया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति के लिए बना फंड इतना पैसा ब्याज पर क्यों रखा गया है। इसके अलावा पारदर्शिता को लेकर भी सवाल किया गया है कि अब आखिरकार इस पूरे पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इसे आरटीआई के दायरे से अलग हटा करके रखा गया है। कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट जो है, अगर कोई सूचना चाहता है पीएम केयर फंड से रिलेटेड, तो वो इस दायरे में नहीं आता है, यानी कि उसे कोई सूचना नहीं मिलेगी। ये भी एक विवाद का मुख्य वजह है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे, ये जो फिर से एक बार पीएम केयर्स फंड का जिन बाहर निकला है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इतिहास में जब आपका केंद्र में राजा कमजोर पड़ जाए तो जो राज्यों के राजकुमार होते थे वो निरंकुश हो जाते थे और अपने अपने राज्य के राजा बन जाते थे। जब भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, तो 2014, 2019 और 2024 में 240 पे अटक गए। उसका ये कारण था कि जो जनता की आशाएं थी वो धूमिल होने लगी, उनको निराशा लगने लगा और ये लगने लगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। 2014 में जब ये बने तो उस वक्त प्रधानमंत्री राहत कोष जो आज भी है, पहले भी था, लेकिन जब ये पीएम केयर फंड बना तो उसी वक्त से कांग्रेस विरोध कर रही थी कि ये जब एक हमारा राहत कोष है तो दूसरा बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इसके अजीब अजीब तर्क थे, चूंकि सफलता की सीढ़ी पे थे और सरपट भाग रहे थे। लेकिन अब यही जो आपने कहा कि बोतल का जिन जो है निकला है, आप ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिसके मदद के लिए ये बना है उसमें 1% से भी कम जो है इसमें खर्च हुआ है। 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया है। अब विपक्ष पूछ रहा है, आप देखिए कि कितनी हालत खराब है, बाढ़ से लेके असम की, क्या कहते हैं कि उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, लेकिन इसके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आखिर जब ये बना था तो ये इसको यही कहा गया था कि जो कोई भी विपदा आएगी तो पूरे देश भर के लोगों से दान मांगा गया था और लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया। यहाँ तक कि महिलाओं ने अपने जेवर दे दिए, सोने चांदी निकाल करके दे दिए। उसका सेंस बना था, लेकिन अब ये बेकार इसलिए सेंस बन गया है कि जो रिकॉर्ड, जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जैसे का जस का तस है और इसका उपयोग भी नहीं हुआ है। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ से ज्यादा इसका पैसा नहीं हुआ है। और दूसरी चीज 2024 और 25 के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 479 करोड़ रुपए आए हैं और उस घरेलू दान से इतने पैसे आए हैं और विदेशी दान से 92 लाख से ज्यादा पैसे आए हैं। लेकिन इन पैसों की जो इनकम आई है वो तो समझ में आ रही है, लेकिन कम से कम देश भर में इतनी आपदाएं हो रही हैं, इतनी चीजें सामने आ रही हैं, उस पे आप ये देखिए कि वायनाड में जो मामला हुआ जिसमें प्रियंका गांधी खुद गई थी, वहाँ गांव के गांव इलाके जो भूस्खलन हुए थे, जो पहाड़ जो है टूट के नीचे आया था, उससे गायब हो गए थे।
कम से कम एक बेहतर भविष्य के लिए ये फंड अगर बनाए थे, उनका अपना तर्क था, तो इस तर्क को निभाना चाहिए था। लेकिन अब क्या कहा जाए, जब सरकार ही कुछ नहीं बोल पा रही। एक और जो आरोप लगते हैं कि इस फंड में चीनी कंपनियों के ज्यादा पैसे आए चंदे के तौर पर, और वही मतलब आप देखा ढोकलाम में क्या हुआ, और इसके अलावा भी चीन के साथ कैसे संबंध रहे हैं। और हमेशा ये एक कहा जाता रहा है कि मतलब चीन और समर्थित लोगों के खिलाफ एक मतलब बहुत सी तरह की बातें कही भी जाती रही हैं, और चीन को दुश्मन भी माना जाता रहा है। लेकिन फंड जो है वो चीन से भी, चीनी कंपनियों से भी ज़्यादा इसमें आए हैं, ये भी आरोप लगाया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो राहुल गांधी जो डाटा की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ वो यही कहते हैं, चीनी कंपनियां कोई भी हो, पाकिस्तानी डाटे को आप चीनी डाटा को आप नहीं निकाल सकते। और यही है कि डाटा ही दुनिया की सबसे बड़ा युद्ध का कारण बनेगा। और आप अमेरिका को देखिए कि वो डाटा सेंटर को कैसे बनाए हुए हैं और कैसे दुनिया भर के लोगों का डाटा उनके पास है। तो ये चीज़ें हैं। अभी एक हफ्ते पहले एक जो है अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था कि इंडिया वालों जो है कुछ दिनों बाद जो है हम जो है चाइना में दिखेंगे। तो सरकार कुछ बोल नहीं रही है, विपक्ष इस पे लगातार हमले कर रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब क्या कहा जाए, हम लोग खबर दे सकते हैं, दर्शकों को आंकड़े के साथ वो नजरिया बता सकते हैं। अभी भी आज जो है अरुणाचल प्रदेश के मामले में पूछा गया है, तो किरण रिजिजू का जो है वही घिसा पिटा जवाब की गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जबकि मीडिया में ये खबर छपी है कि कम से कम 60 किलोमीटर तक कब्जा किया जा चुका है। लद्दाख में इसी तरह का मामला है, चाहे वैसी बोले चाहे कांग्रेस बोले, सब इसी तरह की बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी सरकार का कहना है कि ना, आप पीछे का बयान देख लीजिए कि ना हमला हुआ था, ना हमने कोई चीन की तरफ से कोई कब्जा हुआ है। यहाँ तक कि जो पॉइंट पे जहाँ पॉइंट पे जो है बात होती थी, पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह बिहार से आते हैं, सांसद रहे हैं दो बार, उनका आरोप है कि अब जहाँ तक ये लोग पॉइंट पे लद्दाख में और वहाँ जाते थे पेट्रोलिंग कर लेके, उस पेट्रोलिंग को भी चाइना ने बंद कर दिया। तो क्या है अब? बिल्कुल। तो जिस तरीके से एक बार फिर से पीएम केयर्स फंड को लेकर के हंगामा बरपा हुआ है और विवाद खड़ा हो गया है, और इस पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, पारदर्शिता की बात कही जा रही है, और ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है। उस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप तक पल पल भर की खबर, अपडेट, तमाम तरह की खबरें पहुंचती रहें। धन्यवाद।